हेलो, मैं आनंदी कुमारी। हेलो गाइस, आज मैं अपने चैनल के साथ बीपीएससी माइंडसेट के साथ आपको लेकर आई हूँ वैदिक सभ्यता के भाग 4 में हम आज उत्तर वैदिक काल की मतलब विस्तार तो हो गया है, जो टॉपिक बाकी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी जो काल है 1000 से 500 ईसा पूर्व, जिसको हम बीसी कहते हैं। अब हम बात करेंगे साक्ष्य बात करने से आगे हम पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साक्ष्य हम बात करें तो उत्तर वैदिक युग में साक्ष्य तो अनेकों चीज़ के मिले थे, जैसे लोहे धातु या लोहा धातु, इसके बने औजार, गेहूं, चावल, दाल, और सबसे बड़ी जो साक्ष्य मिली थी वो ग्रंथ को लिखित होने का साक्ष्य मिला था। अब सामाजिक स्थिति में परिवर्तन, इस युग में सामाजिक स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आई थी। यहाँ से बात करें तो वर्ण विभाजन से लेकर सामाजिक स्थिति, वर्ण विभाजन से लेकर रहन सहन सभी में परिवर्तन आए थे। जैसे वर्ण विभाजन में पुरोहितों द्वारा 4 वर्गों में तो बांटा गया था, लेकिन 4 वर्गों में कौन कौन थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण तो वही थे, लेकिन ये शूद्र जाति को इतनी नीच दृष्टि से इस युग में देखा जाता था कि इन तीनों लोगों के जो भी मतलब बहुत तुच्छ काम होते थे उन्हें इन्हीं के द्वारा किया जाता था, और महिलाओं को भी शूद्र के भांति ही इस युग में देखा जाता था, जिसके कारण महिलाओं के इस युग में कोई इतिहास नहीं है। अब हम बात करें रहन सहन, तो इस युग में उत्तर वैदिक काल में रहने के लोगों की प्रथा भी चेंज हो गई थी। ऋग वैदिक काल में जो लोग एक जगह नहीं रहते थे, यहाँ एक अस्थाई स्थान पर रहने लगे, जिसे चूल्हे और चावल की पुरातत्वविदों द्वारा जब खोज की गई तो इसकी प्राप्ति के द्वारा उन्होंने अनुमान लगाया कि जब चावल और चूल्हा एक जगह मिला तो यानी कि लोग उस समय एक जगह रहना सीख गए थे। राजनीतिक संगठन भी इस युग में कोई ज़्यादा मतलब विस्तार नहीं हुआ था, लेकिन ऋग वैदिक से ज़्यादा था। इस युग में भी राजा का चुनाव वैसे ही होता था, लेकिन जो परिवर्तन हुई तो उसमें वो थी नजराना या उपहार, जो कि ऋग वैदिक युग में मतलब अपने मर्जी से लोग राजा को लाकर जो मतलब छोटे मोटे काम करते थे उसे राजा को लाकर देते थे, लेकिन राजनीतिक युग यानी उत्तर वैदिक काल में ये लोगों से जबरदस्ती वसूलीकरण की जाने लगी, जिसके वजह से जिस किसान के पास या जिस मजदूर के पास जो कुछ नहीं भी रहता उन्हें किसी से कर्ज लेकर ये मतलब यहाँ के राजा को देना पड़ता, नहीं तो उन्हें अपने जो भी छोटे मोटे घर थे उससे बेदखल कर दिया जाता था। इसलिए इस स्थिति में भी मतलब वही शूद्र लोगों की कोई रहने की अब इनमें साक्ष्य नहीं था। इन्हें वही कहीं कहीं अपना जहाँ काम मिलता और रह लेते थे। धार्मिक विस्तार, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक विस्तार में बाह्य आडंबर बहुत तेजी से बढ़ गई थी, क्योंकि जहाँ ऋग वैदिक युग में केवल पशु बलि प्रथा को किसी महत्वपूर्ण जगहों पर मतलब प्रयोग किया जाता है। यहीं ये छोटे छोटे कर्म कांडों में भी पशु बलि प्रथा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए। यहाँ तक कि मूर्ति पूजा पर भी इन्होंने विश्वास किया। इसी के साथ ये महिलाओं को किसी भी पूजा या यज्ञ या कर्म कांड में अपने साथ नहीं रखते थे, क्योंकि महिलाओं को ये शूद्र के भांति देखते थे। जिससे धार्मिक विस्तार में यहाँ महिलाओं की कोई साक्ष्य नहीं है। ये और हम बता सकते हैं कि
शतपथ ब्राह्मण में यहाँ हुए मतलब धार्मिक स्थिति का पूर्णतः व्याख्या किया गया है। धार्मिक विस्तार में बता दें कि इस युग में ऋग्वेद को छोड़कर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद अथर्ववेद ये तीनों वेदों का लिखित मतलब इन्हें संहिता कहा जाता था। इन्हें लिखित प्रमाण मिला किसमें, तो धार्मिक विस्तार में, जिससे हम इसकी चर्चा यहाँ न करके हम आगे एक क्लास में करेंगे। चारों वेद की क्लास एक क्लास में हो जाएगी। यहाँ बस हम इस बता दिए कि इसकी लिखित प्रमाण इसमें मिलने लगी, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद का मतलब अंतिम काल में इसकी लिखित प्रमाण मिली थी। शुरुआती में ये केवल श्रवण ये मतलब ही था, केवल इसे सुन सकते थे, कोई लिखित प्रमाण नहीं था। व्यवसाय, इस युग में लोगों का जो मुख्य व्यवसाय का आधार था वो कृषि, क्योंकि इस यहाँ लोहे का हम बात करें तो लोहे का विकास हो जाने के कारण यहाँ लोग कृषि में बहुत तेजी से विकास किए, क्योंकि नए नए औजार और जो भी कृषि के या अपने उपयोगी वस्तु होती थी उसे बना लेते थे और व्यवसाय में वो बहुत तेजी से बढ़े। ये पशुपालन पर भी अपना ख्याति पाए हुए थे। ये पशुपालन के साथ साथ और भी मतलब व्यवसाय करते थे, जैसे शिल्पकारी काम कार्य करते थे इत्यादि। लोहे का खोज इनके लिए ये वरदान साबित हुआ। ये कहते थे कि लोहा हमारे लिए स्वर्ग से गिरा हुआ काला तांबा है, क्योंकि ये तांबा और कांस्य का भी बहुत ज़्यादा यूज किए थे। लोहे के खोज इनके लिए इसीलिए वरदान साबित हुई, क्योंकि ये लोहे का उपयोग तांबा और कांस्य में मिलाकर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, औजार, यहाँ तक कि मतलब युद्ध करने वाले भी भले, कुल्हाड़ी इत्यादि बनाया करते थे। वर्ण विभाजन, तो ये बात हो गई। अब इससे हम बता दें कि कुछ इससे मतलब हटकर जो है ये बात कि हम ये कि यहाँ के जो लोग रहते थे, लोहे का जो खोज मतलब इनके लिए ये बहुत ही आम बात हो गई थी कि हम यहाँ रहना कैसे हैं, लेकिन जो कि ऋग्वैदिक काल के लिए बहुत ही कठिन बात थी, क्योंकि लोहे की खोज इस मतलब ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ था और उत्तर वैदिक काल में हो जाने की वजह से इनकी जिंदगी बहुत ही आसानी से मतलब व्यतीत करने लगे, जिसके वजह से ये और यदि इनके पतन का बात करें तो पतन का कारण वही है कि अचानक बाढ़ या किसी अन्य शासकों द्वारा युद्ध में परास हुए। हम बात कर लें जो कि धार्मिक विस्तार में ही हमको मतलब बताना था, जबकि छूट गया, इसके से माफ़ी मांगना चाहेंगे कि इस युग में मतलब जो हम आपको बताए थे कि भरत और पुरु दोनों मिलकर जो कुरुक्षेत्र बना था, कुरुक्षेत्र, इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी, जो कि वैदिक सभ्यता यानी उत्तर वैदिक काल की कहानी में यदि हम बात करें तो हस्तिनापुर की बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र मतलब हस्तिनापुर में अपने ही चचेरे भाई युधिष्ठिर और उनके चचेरे भाई दुर्योधन द्वारा ऐसा युद्ध किया गया जो पांडव और कौरव का युद्ध कहा गया, और ये मतलब इनके द्वारा इसे महाकाव्य कहा गया। यह विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य कोई है तो वो महाभारत है, जो कि हस्तिनापुर में लड़ी गई थी, जिसके द्वारा ये अपने ही चचेरे भाई दोनों थे, अपने चचेरे भाई दोनों थे, लेकिन फिर भी केवल राजगद्दी के लिए इन्होंने अपने पूरे परिवार का विनाश कर दिया, जिसके कारण यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध में कोई रिश्तेदार की अहमियत नहीं है। इसलिए एक तरह से हम देखें तो राजनीतिक संगठन भी यहाँ कुछ विस्तारित हुई ऋग्वैदिक काल से ज़्यादा, लेकिन ये और आगे
मतलब इसके बाद इसका कोई अथी नहीं, मतलब कोई व्याख्या नहीं मिला। इसकी व्याख्या नहीं, मतलब कि रिश्तेदार की जो थी कि अपने ही रिश्तेदार से युद्ध, ये कहीं नहीं मिला, क्योंकि ये लोग खुद राजगद्दी पर इस समय जो प्रथा थी वंशानुगत प्रथा, जिसके कारण ही ये मतलब युद्ध हुआ, जो कि हस्तिनापुर या महाभारत, हस्तिनापुर का युद्ध कह सकते हैं या महाभारत कह सकते हैं, जो कि अपने ही चचेरे भाई द्वारा लड़ा गया था। इसी के साथ आज वैदिक सभ्यता का पूरा क्लास खत्म हुआ, और कल हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।